इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो साइंटिस्ट इमैनुअल कांत ने जो आपका गैसियस हाइपोथेसिस दिया हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने 1755 में थ्योरी दी थी। किस कारण से थ्योरी दी थी, किस पर्पज से दी थी? तो ये सौर तंत्र के उत्पत्ति के लिए दी हुई थी कि हमारा सौर तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है और हमारे ग्रह कैसे बने हुए। तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या थे, एक जर्मन फिलोसफर थे। तो ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट पे इनकी थ्योरी बेस्ड थी। मतलब क्या थी कि इनकी जो आपकी जो थ्योरी दी है इन्होंने, वो आपका सिंगल तारा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। सिंगल तारा कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, तो हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, बाद में इसकी थ्योरी देख लेंगे अच्छे से, तो ये हमें क्या होगा, क्लियर हो पाएगा। तो हम कंसीडर इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जो पहले से ही यहाँ पे हमारे स्पेस में प्रीमोर्डियल पार्टिकल्स होते हैं। प्रीमोर्डियल पार्टिकल दैट मीन्स आपके छोटे छोटे गैसियस कण आपका बिखरे हुए होते हैं। गैसियस कण बिखरे हुए होने के कारण ये कण कुछ आपका देखते हैं कि भारी कण होते हैं और कुछ हल्के कण होते हैं। भारी कण क्या करेंगे, हमें पता है कि भारी कण का जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होता है, तो वो छोटे कणों को क्या करने लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करता है, जैसे जैसे ये आकर्षित करने लगता है तो वो क्या होता है, इसका साइज बड़ा होने लगता है। और जैसे जैसे साइज बड़ा होता है तो वो क्या बताते हैं इमैनुअल कांत कि इनका साइज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इमैनुअल कांत बताते हैं कि टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है जैसे जैसे पार्टिकल्स आकर के, कण आकर के एक जगह जमा होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इनमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इनमें रैंडम मोशन होने लगता है। रैंडम मोशन क्या होता है, तो ये आपका इधर उधर गति करना रैंडम मोशन होता है। तो ये रैंडम मोशन इनके आपका सराउंडिंग में होने लगता है। तो इसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे जैसे और भी इसका नेबुला का साइज बड़ा होगा और भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो है गैसियस नेबुला टाइप का हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अभी टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ये कैसा बनेगा, आग के नेबुला टाइप का। तो गैसियस हॉट नेबुला टाइप का ये बन जाता है। गैसियस हॉट नेबुला टाइप का बना, उसके बाद में क्या हुआ कि ये बड़े साइज का हो गया और इसमें रोटेटरी मोशन आ जाता है। ये बताते हैं कि ये क्या होता है कि आपका रैंडम मोशन से रोटेटरी मोशन में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या करने लगता है, तेजी से घूमने लगता है। ये जो है ये आपका गैसियस नेबुला तेजी से घूमने लगेगा और तेजी से घूमने के कारण क्या होगा कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपसारी बल बढ़ जाता है। अपसारी बल बढ़ जाने के कारण इससे क्या होते हैं, जो आपके छोटे छोटे आपके गैसियस के यहाँ पे कण आपके अलग होने लगेंगे, ये पिंड अलग होने लगेंगे। ये पिंड से क्या बनेगा, हमारे ग्रह बनेंगे। तो ये क्या है, जिसको प्रीमोर्डियल आपका यहाँ पे जो प्रीमोर्डियल पार्टिकल्स के जमा होने से जो बना वो सन बना, और इस सन से एक एक करके जो यहाँ से देखेंगे अपसारी बल इंक्रीज हो जाने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाने के कारण, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, तो केंद्र के विपरीत दिशा में। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाने के कारण ये जो है एक एक करके यहाँ से ग्रह निकल आते हैं, ये पिंड निकल आते हैं और यही ये सब सारे पिंड क्या होते हैं, बाद में ग्रह का साइज में आपका कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इमैनुअल कांत बताते हैं। और क्या होता है, इन्हीं से आपके देखते हैं कि कुछ आपका इसके छोटे पार्टिकल्स गैसियस क्लाउड इनके सराउंडिंग होते हैं, उनसे उपग्रह बन जाते हैं। तो ये सारे चीजें इमैनुअल कांत बताते हैं। तो इनकी थ्योरी को हमने क्या देखा कि ये जो है पहले आपका गैसियस प्रीमोर्डियल पार्टिकल्स जमा होकर के आपका गैसियस नेबुला बनाया, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इन्होंने इंक्रीज किया और टेम्परेचर के साथ में क्या किया, इन्होंने रोटेटरी मोशन को इंक्रीज किया। मतलब घूर्णन स्पीड को इन्होंने क्या किया, घूर्णन गति को इंक्रीज कर दिया। घूर्णन तेज होने लगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंक्रीज किया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने के कारण दैट मीन्स अपसारी बल इंक्रीज होने के कारण एक एक पिंड यहाँ से ऐसे निकल आए। ये आपका सारे पिंड क्या होंगे, बाद में सारे ग्रह बन जाएंगे। कौन कौन से ग्रह बनेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद जुपिटर दैट मीन्स बृहस्पति, सैटर्न शनि, इसके बाद आ जाता है यूरेनस, फिर यूरेनस, अरुण, वरुण, और क्या आपका नेपच्यून, ये। और इसके बाद देखते हैं क्या आता है, यम। तो ये इतने सारे क्या बन जाते हैं, हमारे पास सारे के सारे ग्रह बन गए। कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि,
उसके बाद आपका बन जाता है अरुण, वरुण, यम। तो इतने सारे ग्रह यहाँ से निकल आते हैं। ये आपका क्या होंगे, बाद में इनके सैटेलाइट जो होगा, दैट मीन्स क्या, छोटे गैसियस क्लाउड से सैटेलाइट भी बन जाता है। ये ऐसा बताते हैं। इनकी थ्योरी को देख लेते हैं कि ये इनकी थ्योरी को सेंटेंस के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वाक्य के फॉर्म में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो ये क्या था, इमैनुअल कांत गैसियस हाइपोथेसिस इन्होंने 1755 में दिया था, और ये था मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट था, मतलब सिंगल तारा पे बेस्ड था। एक कोई तारा था, उससे ही आपके सारे ग्रह बने हुए हैं। ये आपका इनके कहने का मतलब है। और इनकी जो है इन टाइटल इन्होंने कौन सी बुक में ये सारे जो बताया हुआ है इसके बारे में, तो इन्होंने क्या एक लिखी हुई है, द नेचुरल ऑफ द हिस्ट्री थ्योरी ऑफ हेवन। ये इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, द नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। तो उस बुक में इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हमारा सौर तंत्र है वो कैसे बना हुआ है, वो अपनी थ्योरी ये सारा बताते हैं। हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन, मतलब इसकी जो अवधारणा है इमैनुअल कांत की, वो किस पे बेस्ड होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला आपका क्या बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पे आपका इनकी थ्योरी बेस्ड होती है, और दूसरा किस पे, रोटेटरी मोशन पे बेस्ड होती है। दैट मीन्स घूर्णन बल पे आपका बल बेस्ड है, आधारित है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि फर्स्ट एजम्पशन क्या लेते हैं, ये फर्स्ट अवधारणा ये लेते हैं कि सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमोर्डियल हार्ड मैटर्स होता है। दैट मीन्स क्या, कि आपका पहले से हम देखते हैं कि आपका सुपर नेचुरली कुछ आपका गैसियस कण होते हैं, और ये क्या होते हैं, हार्ड मैटर्स स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स में फैले हुए होते हैं, और ये ठंडे होते हैं, सॉलिड होते हैं और मोशनलेस होते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये अपनी अवधारणा में बताते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये फिर एक दूसरे की तरफ आएंगे, आकर्षित होंगे, और क्या होगा कि उसके बाद देखेंगे रैंडम मोशन स्टार्ट होता है। आकर्षित होते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद इधर उधर जाने लगेंगे, और जैसे टकराते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा कि फ्रिक्शन बढ़ने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और फाइनली क्या होगा कि उससे क्या होगा कि रैंडम मोशन और इंक्रीज हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि उससे और फ्रिक्शन होगा, और भी टकराएंगे ये पार्टिकल्स, और फ्रिक्शन इंक्रीज होने के कारण और भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और फाइनली ये गैसियस नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसियस नेबुला कन्वर्ट होगा तो उसके बाद क्या करेगा, ये आपका देखेंगे कि रोटेटरी मोशन करने लगेगा। दैट मीन सारे के सारे गैस एक साथ मोशन करने लगेंगे, आपका घूर्णन गति करने लगेंगे। तो ये देखते हैं, पार्टिकल बिगेन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं अंडर दिस म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। किस कारण से ये आपका कोलाइड होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कोलाइड होते हैं। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल लगता है, आकर्षण बल लगता है, मैटर्स कोलाइड होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, फ्रिक्शन होती है उनके बीच में। तो इस कारण से देखेंगे फ्रिक्शन होने के कारण, घर्षण होने के कारण उनमें हीट जनरेट होता है, और हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होती है। ये जो साइन लगाया हूँ इंक्रीज के लिए लगाया हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज को शो करता है। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, कोलाइड रेट और भी ज्यादा ये टकराने लगे, और भी ज्यादा टकराएंगे तो रैंडम मोशन करने लगे। रैंडम मोशन मतलब इधर उधर गति करने लगे, और जितना इधर उधर गति करेंगे फिर एक दूसरे से टकराएंगे, फिर से टेम्परेचर और भी इंक्रीज होगा। तो ये सॉलिड मैटर्स क्या होंगे, गैसियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सॉलिड थे पहले से, ठंडे थे, वो गैस में बदल जाएंगे। उसके बाद गैस में आपका क्या होता है, जब पूरे के पूरे गैस में बदल गए तो ये हॉट नेबुला बना लेते हैं। सारे के सारे क्या गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, टकराने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये हॉट नेबुला टाइप का हो गए सारे। और जैसे ये हॉट नेबुला टाइप का होंगे तो ये रोटेट करने लगते हैं। आप देखो एक साथ आ गए, ये एक साथ आएंगे तो एक साथ घूमने लगते हैं। अभी रैंडम मोशन इधर उधर कर रहे थे, अब क्या करेंगे, सारे एक साथ गति करने लगेंगे। कैसा करेंगे, तो ये घूर्णन का गति करेंगे, एक साथ सारे घूर्णन करेंगे। तो ये नेबुला साइज एक्सपांड, फिर से नेबुला का साइज क्या होता है, फर्दर हम देखते हैं कि नेबुला का साइज और भी बड़ा होता है, इससे और भी बड़ा हो जाता है। और क्या होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल फिर लग ही रहा है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज होगा, रोटेटरी मोशन और ज्यादा इंक्रीज होगी। और क्या होती है, रोटेटरी मोशन इंक्रीज होने के कारण क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स उसमें दो बल आपका प्रभावी हो जाएंगे। एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल, और दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मीन्स केंद्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल। तो केंद्र के, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि केंद्र के विपरीत दिशा में लगने वाला बल
अधिक होगा और इस कारण से देखेंगे पार्टिकल्स जो होंगे ना, पिंड एक एक करके यहाँ से निकल करके ग्रह का शेप ले लेंगे। तो इस कारण से ये बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल, मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल के कंपेयर में केंद्र से दूर जाने वाली बल जो है वो अधिक हो जाती है। इस कारण से देखेंगे कि 9 अलग अलग रिंग निकल आते हैं। रिंग किस चीज के? पिंड निकल आते हैं। ये पिंड बाद में क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटिक रिंग सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला, नेबुला से ये आपका कॉन्सेंट्रेटिक रिंग आपका यहाँ से पिंड अलग हो जाते हैं। ये रिंग बाद में क्या करेंगे कि प्लेनेट का शेप लेते हैं और प्लेनेट के साथ में जैसे जैसे प्लेनेट बनेगा इसके कुछ आपका सराउंडिंग के गैसेस होंगे, इसके चारों तरफ के गैसेस मिलके सैटेलाइट बना लेते हैं। और क्या बोलते हैं कि रेमेनेंट जो होता है, मतलब बचा हुआ जो नेबुला का जो बचा हुआ भाग है, कुछ पार्ट तो निकल गया, ये पिंड बना रहे हैं, और कुछ पार्ट जो बचा हुआ सेंट्रल पार्ट रह जाएगा, वो सेंट्रल पार्ट क्या रह जाएगा? सन रहेगा। ये सन हो गया और ये सारे एक एक यहाँ से जो पिंड निकल आए थे वो 8 ग्रह बन जाएंगे। तो इतने सारे इनके बारे में हमने हाइपोथेसिस देखी। तो ये क्या होगा, इनकी आप देखते हैं कुछ आपका कि क्रिटिसिज्म भी होगी, क्योंकि बाद के साइंटिस्ट इनको क्रिटिसाइज करेंगे कि ये इन्होंने गलत बताया। उसके बाद में क्या करेंगे, तब भी हम ये देखेंगे कि इन्होंने ट्राई तो किया, फर्स्ट टाइम पहले साइंटिस्ट हैं जो आपका एंशियंट टाइम में सबसे पहले बिग बैंग से पहले ये जो है थ्योरी देने वाले, ब्रह्मांड के बारे में कुछ, सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बताने वाले, सुपरनोवा से पहले। तो ये सारे चीजें बताने वाले 1755 में ये बताए हुए थे। तो इस कारण से इनका क्या है कि इतना तो लेंगे कि ये क्या है कि कुछ तो मेरिट है, दैट मीन्स क्या कि एटलीस्ट इन्होंने ट्राई किया। और इससे ज्यादा क्या है, जितना मेरिट है उससे ज्यादा इनके क्या किया साइंटिस्ट ने, इनकी डिमेरिट निकाल दी, इनकी खामियां निकाल दी। तो क्या क्या खामियां निकालेंगे, तो पहले चीजें की ये क्या है कि यहाँ पे बताए कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पिंड इससे निकले हुए हैं, तो ये पिंड का मटेरियल जो हमारे ग्रह है, वो ग्रह का मटेरियल क्या होना चाहिए? सन के मटेरियल के समान होना चाहिए, मतलब एक ही चीज से बना होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रह हैं वो ये क्या है, अलग पदार्थ से बने हुए हैं, और सन आपका हीलियम से बना हुआ है, और हमारे ग्रह क्या अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तो हम पहले ही आप इनकी क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा क्या हुआ, जुपिटर का आपका देखते हैं कि जुपिटर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका सन के एंगुलर मोमेंटम से अधिक है। मतलब क्या हुआ कि सन का एंगुलर मोमेंटम जितना होना चाहिए, जितना है, उससे पिंड जो निकल रहे हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन इन केस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ उल्टा ही हो रहा है, सन का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, कम है, और यहाँ पे जुपिटर का ज्यादा हो जाता है। तो ये आपका दूसरी क्रिटिसिज्म हो जाएगी। तो इनके बारे में हम थ्योरी के टर्म में देख लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द कांत गैसियस हाइपोथेसिस, इनका इवेल्युएशन मूल्यांकन कर लेते हैं। इनकी जो आपका गैसियस हाइपोथेसिस थी उसके मेरिट से ज्यादा क्या कोई खास मेरिट नहीं है, लेकिन डिमेरिट बहुत सारे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि ओरिजिनली सुपर नेचुरली अकर प्रीमोर्डियल मैटर कोल्ड सॉलिड और मोशनलेस स्कैटर्ड इन यूनिवर्स। ये बताया थे कि पहले से ही प्रीमोर्डियल मैटर से पदार्थ थे और वो क्या थे, ठंडे थे, सॉलिड स्टेट में थे और मोशनलेस गतिलेस थे। तो ये क्या होता है कि ये जो प्रीमोर्डियल पार्टिकल्स कहाँ से आए, उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ये पार्टिकल्स स्पेस में आए कहाँ से। तो ये बट डू नॉट से एनीथिंग अबाउट हाउ दिस सुपर नेचुरली प्रीमोर्डियल मैटर्स अकर और फॉर्म। ये इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि ये प्रीमोर्डियल मैटर्स कैसे बने और स्पेस में आए कहाँ से। इसके बाद देखते हैं कि दूसरी इसी में आपका इनकी जो डिमेरिट है, सेकेंड डिमेरिट क्या बोले, प्रीमोर्डियल मैटर्स हैं, ये क्या करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये हम क्या जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट होता है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे जानते हैं कि हर जो आपका बॉडी होता है, हर पदार्थ क्या चाहता है, हर वस्तु अपने ओरिजिनल अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक से उससे कोई बाहरी बल ना अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अचानक से ये कैसे फोर्स में आ गया, ये कैसे आपका इफेक्ट डालने लगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब तक से बाहर से कोई बल ना लगाए तो ये तो एक्टिव नहीं होना चाहिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे। लेकिन ये क्या हो रहा है कि आपका एक्टिव हो जा रही है, तो इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो इनकी ये दूसरी आपका यहाँ पे खामियां है। एनी बॉडी कांट बी, न्यूटन्स की लॉ क्या बताती है कि एनी बॉडी कांट
change its position of rest or motion without interference of any external force। जब तक से कोई बाहरी बल ना लगे तो हम जानते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बेसिस पे कि उनमें क्या होता है कि कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये आपका होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्टिव कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि ये जो पार्टिकल्स के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जैसे टकराते हैं तो वो रैंडम मोशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कांत इमैनुअल कांत, रैंडम मोशन प्रोड्यूस्ड रोटेटरी मोशन। रैंडम मोशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे घूर्णन बल क्रिएट हो रहा है। लेकिन फिजिक्स के टर्म में ये हम जानते हैं कि फिजिक्स कभी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि जब पार्टिकल्स इधर उधर घूम रहे होंगे तो वो अचानक से कैसे आपका घूर्णन करने लगेंगे एक साथ मिलकर के। तो ये इसके बारे में फिजिक्स आपका सहमति नहीं देता है, तो ये भी इनकी फेलियर हो गया। इसके बाद एक क्रिटिसिज्म हो गया, दैट मीन्स खामियां हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि रोटेटरी स्पीड को इन्होंने क्या किया कि इंक्रीज किया। तो लेकिन हम जानते हैं क्या रोटेटरी स्पीड क्या होती है, जैसे आपका पदार्थ बड़ा होगा ना तो उतना आपका इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये सब आपका ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इन्होंने क्या किया, रोटेटरी मोशन इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण रोटेटरी मोशन कैसे इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू कांत, इंक्रीज इन रोटेटरी मोशन इंक्रीजेज द साइज ऑफ नेबुला। इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे यहाँ पे आपका इंक्रीज होता है रोटेटरी मोशन तो इनका साइज ऑफ नेबुला भी आपका बड़ा होने लगता है। बट एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें क्या पता है कि एंगुलर मोमेंटम के ये फॉर्मूला है, इसको मैं क्या करता हूँ आपको फाइंड करके बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा समझना, इस कारण से सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे देखता हूँ क्या कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। दैट मीन्स क्या, ये आपका जो नेबुला था, नेबुला का रेडियस का स्क्वायर इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। दैट मीन्स क्या कि ये कितने स्पीड से घूम रहा है वो, और मास ऑफ उसकी मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो हम जानते हैं कि क्या होती है कि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, जितना आपका एंगुलर मोमेंटम से सन घूम रहा है उतने से घूम रहा है, और मास भी क्या है अभी नेबुला का सेम ही है, मास भी अभी नेबुला का सेम ही है। तो वो क्या है, क्योंकि प्रीमोर्डियल पार्टिकल से बन रहा है, पार्टिकल जितने होंगे उतना ही आपका ये उसका मास होगा, तो ये मास तो सेम ही रहना है। तो अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। दैट मीन्स ये नेबुला का जो है, इस नेबुला का आपका एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा। ये दोनों को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे करके बताता हूँ कि ये क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम सी ले लेता हूँ कांस्टेंट, और मास ऑफ बॉडी को भी एम ले लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं एम और सी ले लेता हूँ। इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये भी आपका क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है v, और रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी को क्या लेंगे आर स्क्वायर। तो इतने सारे चीजें हैं, तो मतलब हमें क्या चाहिए कि ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को मैं क्या कर लेता हूँ 1 सपोज कर लेता हूँ कि ये कांस्टेंट इनकी वैल्यू 1 है, तो 1 है और ये 1 है, बचे क्या ये v और आर स्क्वायर। तो अब मुझे ये v फाइंड करना है, v का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका वैल्यू मैं c का 1 ले रहा हूं तो 1 बाई आर स्क्वायर होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी जो होगा, स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, इसकी स्पीड जो होगी, घूमने की जो स्पीड होगी नेबुला का, वो क्या होगा, रेडियस जितना आपका बड़ा होगा उतना इसकी क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, मतलब स्पीड कम होगी। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि रोटेटरी स्पीड बड़ी हो जाती, नेबुला बड़ा हो गया और रोटेटरी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी इनकी खामियां हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं कि ये आपका जो स्पीड बढ़ रही है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंगुलर मोमेंटम शैल नॉट बी कांस्टेंट। क्या मास कांस्टेंट, इसमें जैसे बताया कि यहाँ पे क्या है कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए ना तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेटिंग वाली है वो आपका इंक्रीज नहीं हो सकती है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी फाइंड करके देखें कि जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का होता है। दैट इज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिक्रीज द साइज ऑफ नेबुला। दैट मीन्स जितना आपका वेलोसिटी इंक्रीज होगा उतना ही आपका साइज ऑफ नेबुला आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा।
इनकी तो खामियां देख लिए इतने सारे। अब इनकी मेरिट देख लेते हैं कि इनकी मेरिट क्या है। दैट मीन्स इनकी जो आपका बोल सकते हैं कि इनकी जो अच्छाइयाँ क्या है इन थ्योरी की। तो पहला ये क्या होते हैं, फर्स्ट थ्योरी जो होती है जो फंडामेंटल साइंटिफिक फैक्ट पे बेस्ड होती है, दैट मीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो ये एक अच्छी ये थोड़ी वैलिड है कि हाँ इन्होंने जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लिया तो वो आपका क्या है साइंटिफिक बेस्ड है। तो ये आपका एक इनकी क्या है कि ये एक अच्छाई है इनकी थ्योरी की। और दूसरी चीज ये क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल थी इनकी हाइपोथेसिस। इनकी अवधारणा बहुत सिंपल है कि अपियर सिंपल एंड मोर लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है और ये सिंपल भी लगता है। थ्योरी थर्ड क्या इनकी जो आपकी फर्स्ट अच्छाई जो इनकी थ्योरी की है वो है द थ्योरी प्रोवाइडेड ग्राउंड फॉर द डेवलपिंग फ्यूचर आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ। मतलब इनकी थ्योरी के बेस्ड पे ना देखेंगे कि बाद में और बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, तो वो थ्योरीज भी मेन ओरिजिन इनकी कमियों को दूर करने के लिए आएगी। किसी ने ट्राई किया तो वो इमैनुअल कांत ने पहली बार ट्राई किया। इनकी जो कमियां होगी, जो क्रिटिसिज्म है, उनको दूर करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट अब ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो नेबुलर हाइपोथेसिस आएगा ना लैपलास का, ठीक है, 1796 में ये देते हैं, तो वो भी आपका इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय द थ्योरी, इनकी थ्योरी से। वो वे टू पोस्टुलेट द लैपलास थ्योरी, ये लैपलास थ्योरी भी इनके थ्योरी पे आपका क्या होती है बेस्ड होती है। तो ये लैपलास थ्योरी को हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ और मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जितने भी आपका ये मेरा पर्पस ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल या ज्योग्राफी जो भी है ज्योग्राफी में वो सारे टॉपिक को मैं 1 बाय 1 कवर कर लूँ, सो दैट आपको इस ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें जाननी हो तो आपको ये सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप क्या करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।